नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं भारत में सूती वस्त्र उद्योग की, यानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये सेशन हम लोग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जो झारखंड टीजीटी का है सिलेबस, उसमें जो पार्ट 2 है, ज्योग्राफी का जो पार्ट 2 है, उसमें एक टॉपिक है आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत के सूती वस्त्र उद्योग। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन हम लोग। अगर हम बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग की, तो इसमें जब आप सूती वस्त्र उद्योग पढ़िएगा तो आपको कुछ दो चीज़ें सामने आएंगी। पहली चीज़ है हैंडलूम, और जो दूसरा वर्ड है वो है पावरलूम। तो इन दो चीज़ों से आपको रूबरू हो जाना चाहिए, सो दैट कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका इससे रिलेटेड। तो हैंडलूम दैट मीन्स हाथ से जो कपड़ा बनाया जाता था उसको हैंडलूम कहा जाता था। पावरलूम दैट मीन्स कि जो कपड़ा बनाने में मशीन का यूज होता था, पावर का यूज होता था, इंजन का यूज होता था, उसे हम लोग पावरलूम कहते हैं। तो अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो औद्योगिक क्रांति, जो 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति रही, उस औद्योगिक क्रांति से पहले का जो फेज था, उस फेज में जितने भी कपड़े बनाए जाते थे वो हैंडलूम में ही बनाए जाते थे। जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुई 18वीं शताब्दी के बाद, तब जाकर ये कॉन्सेप्ट आया पावरलूम का। और आपको बता दें कि जो पावरलूम का कॉन्सेप्ट है ये औद्योगिक क्रांति के बाद ही ये पॉसिबल हुआ। और सबसे पहले जो पावरलूम था ये 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी। और जैसे ही, चूँकि ब्रिटेन दुनिया के अधिकांश देशों पर अपना आधिपत्य बनाकर रखा था, साम्राज्य बनाकर रखा था, तो सबसे पहले नई नई चीज़ों को ये आविष्कार करता रहा। और उसी कड़ी में एक चीज़ था जो पावरलूम था। तो पावरलूम से जो कपड़ा का निर्माण होता था वो बहुत तेज़ी से होता था। हैंडलूम से एक कपड़ा को बनाने में अगर 7 से 8 दिन या 10 दिन भी लग सकता था, वही पावरलूम के आ जाने से, मशीन के आ जाने से एक दिन में कई सौ कपड़े बनाए जा सकते थे। तो ये कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से पूरे वर्ल्ड वाइड में स्प्रेड हुआ, फैल गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा हैंडलूम और पावरलूम क्या है। ओके, अब हम बात करते हैं भारत में सूती वस्त्र उद्योग का कुछ इतिहास, उसके कुछ बैकग्राउंड को हम लोगों को जान लेना चाहिए। तो बात आती है 1818 ईस्वी में। 1818 ईस्वी में भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग था, जो बनाया जाता था मिल में, तो भारत में 1818 में पहली मिल स्थापित की गई भारत में, भारत के कोलकाता में। ठीक है, और कोलकाता में भी कहाँ, तो फोर्ट ग्लास्टर में। ये जगह का नाम है कोलकाता में फोर्ट ग्लास्टर, कोई विदेशी स्थान नहीं है। तो 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में सूती वस्त्र उद्योग की प्रथम मिल जो थी वो उसे स्थापित किया गया। लेकिन कोई कारणवश ये बंद हो गया, सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है सॉरी। तो कोई कारणवश 1818 का जो ग्लास्टर का पहला जो सूती वस्त्र उद्योग था ये किसी कारण से बंद पड़ गया। कुछ टेक्नोलॉजी का कमी रह गया होगा, या फिर कुछ और भी कारण रहे होंगे जिसके कारण ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसके बाद बात आती है 1854 ईस्वी की, जब बम्बई में कवास डाबर द्वारा एकदम मॉडर्न तरीके से, आधुनिक तरीके से सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई 1854 ईस्वी में। अब जैसे ही 1854 में इसकी स्थापना होती है, उसके 2 साल के अंदर ही, यानी दूसरे साल 1856 ईस्वी में इससे उत्पादन
यानी प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और इसके जस्ट 3 साल बाद यानी तीसरे साल 1859 में अहमदाबाद में सूती जो वस्त्र उद्योग का जो मिल था उसे स्थापित कर लिया जाता है। और बहुत जल्दी ही जो अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग था वो मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग था उसके कंपटीशन का उस लेवल का उद्योग विकसित होकर उभरा। ठीक है। अब सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक जो केंद्रीकरण है या जो एग्लोमरेशन हम लोग कहते हैं ज्योग्राफी के टर्म्स में एग्लोमरेशन, वो महाराष्ट्र में और गुजरात में है। हालांकि अगर आप सूती वस्त्र उद्योग की मिलों की संख्या की बात करें तो अभी वर्तमान समय में तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलों की संख्या है, लगभग 959 के आसपास। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जब हम लोग बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग की, तो सूती वस्त्र एक प्रोडक्शन यानी प्रोडक्ट बनाने के लिए उसमें रॉ मटेरियल का ज़रूरत पड़ता है, और वो जो रॉ मटेरियल होता है वो हमें कपास से प्राप्त होता है, ये आपको पता है। तो जो कपास का बीज होता है, जो सीड्स होता है, उसको बिनौली के नाम से जाना जाता है। ओके। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये पॉइंट हमने बताया। तो कपास के बीज को बिनौली के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना। और यही है वो कपास का बीज जिससे सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। ओके। तो आपको ध्यान रखना, बिनौली सूती वस्त्र उद्योग के जो कपास का बीज होता है उसे बिनौली कहा जाता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के ऊपर हम बात करते हैं। अगर पूरे भारत में सूती वस्त्र उद्योग की स्थिति को देखें तो आपको तटीय क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो उसी से संबंधित कुछ चीज़ों को हम लोग को देखना है, समझना है। तो पूरे भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग है, इसको लेकर एक वर्ड यूज किया जाता है मैनचेस्टर, और एक वर्ड यूज किया जाता है बोस्टन। ठीक है। तो मैनचेस्टर एक जगह है जो ग्रेट ब्रिटेन में है, जहाँ सूती वस्त्र उद्योग का काफ़ी बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, और उच्च कोटि का यानी हाई क्वालिटी का जो कॉटन होता है उसका प्रोडक्शन होता है। वहीं अगर बोस्टन की बात करें तो बोस्टन यूएसए में पड़ता है। जैसे मैनचेस्टर ग्रेट ब्रिटेन में, उसी तरह बोस्टन यूएसए में, और यूएसए भी उसी प्रकार का हाई क्वालिटी का जो कॉटन है उसका प्रोडक्शन करता है। तो उसी तरह भारत में कानपुर जो है उत्तर प्रदेश में, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, वहीं कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। वहीं अगर पूर्वी भारत का बात करें तो कोलकाता हो जाएगा, और पश्चिमी भारत की बात करेंगे तो अहमदाबाद हो जाएगा। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अहमदाबाद को और भी कहा जाता है पूर्व का बोस्टन, ये आपको ध्यान रखना। तथा भारत का या पश्चिम भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद को अगर ओवरऑल हम देखें तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, पश्चिम भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को, ये आपको ध्यान रखना है। ओके। एक और वर्ड आता है कॉटनोपोलिस। भारत का कॉटनोपोलिस किसे कहा जाता है? तो मुंबई को। ये आपको ध्यान रखना है। भारत का कॉटनोपोलिस मुंबई को क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न आपके मन में स्वाभाविक सी बात है कि आएगा। तो भारत का कॉटनोपोलिस मुंबई को इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि मुंबई जो बंदरगाह है, यहाँ से विदेशों में भी जो सूती वस्त्र है इसका निर्यात किया जाता है, और बड़े पैमाने पर किया जाता है। जैसे पंजाब में भी सूती वस्त्र का उत्पादन होता है, राजस्थान में भी होता है। तो इन सारे जगहों से मुंबई का जो बंदरगाह है, वहीं से इन सारे सूती वस्त्र का एक्सपोर्ट होता है विदेशों में। और ये जो मुंबई का क्षेत्र है जहाँ सूती वस्त्र उत्पादन किया जाता है, ये काफ़ी बड़े पैमाने पर, और इस क्षेत्र का जो सूती वस्त्र का क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है, इसलिए मुंबई को कॉटनोपोलिस कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान कृषि के बाद दूसरा है।
अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, उसमें कंट्रीब्यूशन की, तो अगर सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो एग्रीकल्चर है, कृषि है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसमें जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़ा उद्योग है, उसका नाम आता है। ठीक है। देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसका 4% योगदान है। और देश की निर्यात आय में, यानी पूरे भारत में जितने भी चीज़ें भारत से निर्यात होती हैं, एक्सपोर्ट होती हैं, उसका 11% कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से निर्यात किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत में सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कॉटनोपोलिस मुंबई। और सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी भी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मुंबई को कपास का विराट नगर कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि मुंबई को कपास का विराट नगर। ठीक। देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा महाराष्ट्र, गुजरात में इस उद्योग का विकास अधिक हुआ है, जिसका कुछ कारण रहा होगा। तो क्या कारण है, आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है उसकी अगर हम बात करें तो तटीय राज्यों में, जो तटीय राज्य हैं, जैसे मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन राज्यों में आर्द्र जलवायु पाई जाती है, यानी ह्यूमिड क्लाइमेट पाया जाता है, जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए आदर्श मानी जाती है। ठीक है। अब तटीय राज्य में बंदरगाह है, जिससे भारी मशीनें, लंबे रेशे वाला कपास आयात करने में कठिनाई नहीं होती है। जैसे अभी मार्केट में जो डिमांड है सूती वस्त्र उद्योग का, अब जो कॉटन है, कपास है, इसका जो रेशा होता है ना, ये 3 टाइप का होता है। एक छोटा होता है, एक मध्यम आकार का होता है, और एक लंबे रेशे वाली कपास होती है। तो भारत में जो कपास उगाई जाती है वो छोटी रेशे वाली और मध्यम आकार वाली रेशे उगाई जाती है। अगर हम छोटे रेशे की बात करें तो 3.5 सेंटीमीटर से लेके 4.5 सेंटीमीटर तक सॉरी 3.5 सेंटीमीटर से जो छोटा रेशा होता है वो छोटे रेशे कहलाते हैं, और 3.5 से लेकर जो 4.5 तक का जो रेशा होता है वो मध्यम, और 5 पॉइंट से जो अधिक होता है वो लंबे रेशे वाली। तो मार्केट में जो डिमांड है वो लंबे रेशे वाली कॉटन है, उसका डिमांड काफ़ी अधिक है। ठीक है। तो जो तटीय राज्य हैं, जैसे मुंबई, गुजरात, इन राज्यों में विदेशों से समुद्री मार्ग से इसके लिए मशीनें आयात करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। लंबी रेशे वाली जो कपास है उसका आयात करने में आसानी हो जाती है। इस कारण से जो भारत का तटीय राज्य है या महाराष्ट्र और गुजरात है, इसमें सूती वस्त्र उद्योग का विकास अच्छी हुई है। कच्चे माल की सुगमता से प्राप्ति, अगर कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल की बात करें तो कपास ही तो है कच्चा माल सूती वस्त्र उद्योग के लिए। तो जो महाराष्ट्र और गुजरात का जो एरिया है, इस एरिया में आप अगर इंडियन ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। और चूंकि काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए आदर्श मानी जाती है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में कपास का उत्पादन काफ़ी अच्छे पैमाने पर होता है, जिससे इन क्षेत्रों में जो भी सूती वस्त्र उद्योग हैं वहाँ रॉ मटेरियल की कमी नहीं होती है। ओके। अब काली मिट्टी का पाया जाना, जो कि कपास उत्पादन के लिए आदर्श एवं आवश्यक तथ्य है, अभी हमने बता दिया है इसको। अब देखिए, यही वो रीज़न है कि सॉरी, जो भारत का अगर आप मैप देखेंगे जिसमें आपको सूती वस्त्र उद्योग दिखेंगे, आई होप कि ये मैप आपको विजिबल होगा। अगर आप ध्यान देंगे इस मैप के ऊपर तो जितने भी भारत में सूती वस्त्र उद्योग हैं वो आपको तटीय क्षेत्रों में देखने को मिल जाएंगे। ओके। इसके पीछे रीज़न क्या है? आखिर भारत के तटीय राज्य से दूर, यानी तट से दूर जो भी राज्य हैं, उन राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग का विकास क्यों नहीं हुआ? ठीक है, प्राचीन काल में। तो इसके पीछे भी कुछ रीजन है, कारण है। क्या? तो चूंकि जो प्राचीन काल में हैंडलूम से जो सूती वस्त्र बनाए जाते थे,
तो उसके लिए जो धागा बनाया जाता था रुई से, कपास से, तो उसको सूखने के लिए और उसको जो जलवायु चाहिए था वो नमी वाला हवा चाहिए होता था। तो नमी वाला हवा चूँकि समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र में आसानी से मिल जाता है सालों भर, इसलिए जो सूती वस्त्र उद्योग का विकास था वो इन्हीं क्षेत्रों में हुआ, ताकि जो जो कपास से धागा बनाया जाता था वो टूट ना जाए, जिसके कारण जो भारत का तटीय क्षेत्र है, इन तटीय क्षेत्रों में सूती वस्त्र का जो उद्योग था वो स्थापित किया गया था। ठीक है। अगर हम भारत के प्रमुख जो सूती वस्त्र उद्योग है उसकी अगर बात करें वितरण की, तो महाराष्ट्र का अगर बात करें तो महाराष्ट्र में एक सोलापुर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कोल्हापुर, नागपुर, पुणे और औरंगाबाद है। औरंगाबाद बिहार में भी पड़ता है, महाराष्ट्र में भी पड़ता है। तो महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद है ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद, सूरत, भरूच, बड़ोदरा और भावनगर, इसमें अहमदाबाद काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि पश्चिम का मैनचेस्टर कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो तिरुनेलवेली, चेन्नई, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, सलेम, तंजावुर ये प्रमुख केंद्र हैं। इसमें अगर मेन बात करें जो मुख्य है तो वो कोयम्बटूर है। ओके। अब कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में बेंगलुरु, मैसूर, बेलगाम और गुलबर्गा, इसमें जो मैसूर और बेंगलुरु है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वहीं पश्चिम बंगाल में बात करें तो हावड़ा, श्रीरामपुर और मुर्शिदाबाद, तो यहाँ एक कोलकाता भी है और मुर्शिदाबाद, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब देखिए कि पूरे भारत में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, ये आपको पता चल चुका होगा। अगर आप देखिएगा जब इंडिया का मैप आप ओपन कीजिएगा तो आपको गुजरात में अहमदाबाद मिल जाएगा, सूरत मिल जाएगा, बड़ोदरा मिल जाएगा। ठीक है। वहीं महाराष्ट्र में मुंबई, सोलापुर और पुणे। ठीक है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर और मदुरई ये आपको देखने को मिल जाएगा। कोलकाता और मुर्शिदाबाद ये पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिल जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब हम लोग बात करते हैं कपास दिवस की। तो क्या भारत में कपास दिवस मनाया जाता है या फिर पूरे विश्व स्तर पर? तो ये राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कपास दिवस मनाया जाता है। अब इसे भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जो कपास दिवस है इसकी जो पहल थी, ये जो इनिशिएटिव था ये 2019 में शुरू की गई, और 2019 में जो अफ्रीका है यानी जो उप सहारा का क्षेत्र का जो अफ्रीका है उस क्षेत्र में 4 देश हैं। कौन कौन? तो बेनिन है, बुर्किना फासो है, चाड है और माली है। ये चारों देश मिलकर जो विश्व व्यापार संगठन है WTO है उससे ये आग्रह किए, रिक्वेस्ट किए कि विश्व कपास दिवस मनाया जाना चाहिए। ठीक है। और तब से हर साल जब ये चारों देश विश्व व्यापार संगठन में प्रस्ताव दिए उसके बाद से हर साल 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यही जो 4 देश थे जो उप सहारा अफ्रीका से संबंधित है, बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली, इन 4 देशों को कॉटन 4 देश के नाम से जाना जाता है। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कॉटन 4। ठीक है। कॉटन 4 देश के नाम से कौन कौन से देश को जाना जाता है? तो बेनिन है, बुर्किना फासो है, चाड है और माली है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं सूती यानी जो सूती कपड़ा है इसके उद्योग की समस्याएं हैं। तो क्या क्या सूती कपड़ा उद्योग की समस्याएं हो सकती है? तो सबसे पहला कि कच्चा माल का समस्या हो रहा है। मुख्यतः लंबे रेशे वाले कपास की कमी रहता है। ठीक है। कच्चा माल जैसे जैसे अगर प्राचीन समय में देखेंगे तो जो सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित जो मिलें थी वो काफ़ी अधिक मात्रा में थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये बंद होती जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारे उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति उस स्तर तक नहीं हो पा रही है जिस लेवल का डिमांड है। ठीक है। तो इस कारण से भी कई सारी मिलें बंद हो रही हैं। कच्चे माल की अनिश्चितता, सपोज
कोई भी मिल को अगर कच्चा माल मिल भी गया एक बार, तो अगली बार उसे रॉ मटेरियल के रूप में कब सूत मिलेगा ये कोई फिक्स नहीं था। ठीक है, तो जो अनिश्चितता है, अनसर्टिनिटी है, ये एकदम से बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। मशीन और श्रमिकों का निम्न उत्पादकता। अब चूंकि इंडिया में जो भी मशीनें हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वो काफ़ी पुरानी हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो लैस मशीनें हैं वो उसकी कमी है अभी भी बाज़ार में, जिसके कारण बहुत सारे सूती वस्त्र उद्योग बंद हो रहे हैं। पावर लूम क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, यानी जो कंपटीशन है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, आधुनिकीकरण का अभाव, यानी मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पा रहा है। जो ट्रेडिशनली चल रहा है, प्राचीन काल से जो भी चीज़ें चल रही है उसी को घिस कर पीट कर चलाया जा रहा है। समय के साथ इसमें चेंज नहीं हुआ, बदलाव नहीं हो रहा है। प्रबंधन समस्याओं का व्याप्त रहना, मैनेजमेंट संबंधी बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण इंडस्ट्रीज बंद हो रही है। विदेशी बाजार के खोने का खतरा। अभी आप देखेंगे तो कई देशों के साथ भारत का जो संबंध है वो काफ़ी अच्छे नहीं हैं। जो भारत के पड़ोसी देश है, चाहे आप पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान देख लीजिए, चीन देख लीजिए, तो जो हमारे पड़ोसी देश है उसके साथ संबंध थोड़े से मधुर नहीं रहे हैं, जिसके कारण जो भी कंपनियां हैं उसका फॉरेन में जो मार्केट था उसमें काफ़ी कमी आया है। तो जब बाज़ार है ही नहीं तो उद्योग कैसे चलेगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है बिजली तथा मशीनरी की अपर्याप्तता, यानी यहाँ बिजली एक बार कट गई तो फिर पता नहीं कब आएगी। पावर सप्लाई का काफ़ी प्रॉब्लम होता है और जो मशीन है उसका प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यही सारी समस्याएं हैं जिसके कारण जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है आज खतरे में है। यही था आज का हमारा एक सेशन। आई होप कि सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा अब से उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसलिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।